ये इलेक्ट्रिशियन हटेगा। ओके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भी लाइव आ जाइए भी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। रिसेंटली ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ के आए हैं सब लोग और बहुत खुशियाँ मनाए हैं, और उन सारे लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं जो आंध्रा और ख़ासकर आंध्रा और बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने टीडीपी और जेडीयू को अपना वोट दिया था। उन सारे मुसलमानों को एक बार फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग की वोट की ताकत लेकर टीडीपी और जेडीयू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल बना दिया। बिना आपके वोट की ताकत के ये नामुमकिन था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024, जो अभी तक बिल है लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, और ये सदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एसेंट के लिए अभी पेंडिंग रखा हुआ है। हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले मैं आप लोग को ये बताता चलूँ कि वक्फ का बैकग्राउंड क्या है, लीगल सेक्शंस क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आइन के हिसाब से क्या इसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्या ये बिल जो पेश किया गया है क्या हमारे फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ये सारे के सारे चीज़ों का आज मैं जवाब देता जाऊंगा। शायद ये वीडियो कुछ बड़ी हो जाए और आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहे कि ये वीडियो ख़त्म होने का, लेकिन आज मैं ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि आप लोग को एक एक चीज़ खोल के बताई जाए ताकि आप लोगों को प्रॉपर इल्म हो, कोई भी आपको परेशानी ना हो इसको समझने के लिए। और इंशाअल्लाह मैं आज आसान ज़बान में आपको वक्फ एक्ट बताऊंगा, क्योंकि लीगल लैंग्वेज मैं बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सुनने वाले लोग ज़्यादातर हमारे आम लोग हैं। लॉयर्स तो मुझसे भी बेहतर जानते हैं कि अमेंडमेंट बिल क्या है, लर्नड एडवोकेट्स है, वो लोग को सबका चीज़ का पता है। लेकिन मैं आज आम आवाम के सामने जो उन लोगों के अंदर बेचैनी है उस ताल्लुक़ से बताऊंगा कि वक्फ एक्ट क्या है, क्या क्या तरमीम की गई है। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरी बात सुने। और ये आज इन्फॉर्मेशन का वीडियो है, सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है, और मैं आवाम से चंद सवालात भी करना चाहूँगा। आप लोग अपने दिल में इसका जवाब दीजिए। देखिए, वक्फ एक्ट पहले बनाया गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में, 1918 में इसका बुनियाद रखी गई थी। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 1954 में पहली बार हिंदुस्तान में वक्फ एक्ट बनाया गया है। लेकिन आज जो हम वक्फ एक्ट देख रहे हैं उसकी मुकम्मल शक्ल 1995 में हमारे सामने पेश हुई, और 2013 में इसको अमेंड करके बनाया गया था। आज फिर से कोशिश की जा रही है कि वक्फ में अमेंडमेंट तरमीम ले आए। उसमें चंद सेक्शन हैं वो तरमीम किए जा रहे हैं, जो 14 सेक्शन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि वक्फ है क्या। वक्फ वो चीज़ होती है कि कोई देने वाला मुसलमान या गैर मुसलमान कुछ मुसलमानों की फ़लाह और बहबूद के लिए अल्लाह की राह में कोई चीज़ को दे दे, उसको कहते हैं वक्फ।
ये पहले देखा गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक 600 खजूर के झाड़ का एक बाग लिया गया था और मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इसको दे दिया गया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक कुआं मुसलमानों के लिए ख़रीदा गया और अल्लाह की राह में दे दिया गया। ये चंद शुरुआती वक्फ़ है। और हम ये देखते हैं कि वाक़िफ़ कौन है। वाक़िफ़ वो आदमी होता है जो वक्फ़ में खैरात डोनेट जो करता है उसको वाक़िफ़ कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। मूवेबल वो प्रॉपर्टी है जो सरकाई जा सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो सरकाई नहीं जा सकती। हीरे जवाहरात पैसा वगैरह जो होता है वो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। ज़मीन जायदाद ये जो चीज़ें हैं वो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी इंसान अल्लाह की राह में कोई भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है, उस दी हुई प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ये मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए दी जाती है और इसका मंशा भी डिस्क्राइब किया जाता है। देने वाला ये बता दिया देता है कि ये प्रॉपर्टी मदरसे के लिए इस्तेमाल की जाएगी या मस्जिद के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ये कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मदरसे के लिए की जाएगी या फिर यह क़ब्रस्तान के लिए की जाएगी। मंशाए वक्त भी डिस्क्राइब कर देता है। देने वाला मुसलमान भी हो सकता है और गैर मुस्लिम भी हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि अभी जो नया एक्ट आया है इसके अंदर क्या कहा गया है। पहले तो इसको बीजेपी हुकूमत ने उम्मीद कह के बुलाया है, उम्मीद वक्फ एक्ट करके बुलाया है। उम्मीद का फुल फॉर्म ये रखा गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये बीजेपी ये बोलकर पेश की ये बिल को कि ये मुसलमानों की फ़ायदे के लिए बिल है। तो हम ये देखते हुए चलें, कोई भी चीज़ कभी आती है तो उसके फ़ायदे भी है और नुकसानात भी है। और हमें ये उम्मीद नहीं है कि बीजेपी कोई हमारे मुसलमानों के फ़ायदे के लिए कोई बिल लाएगी। लेकिन देखिए जो इस बिल की अच्छाई है वो भी हम लोग देखेंगे और इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं मुसलमानों को। ये वक्फ की जायदाद ये मुसलमानों की जायदाद नहीं है, ये जायदाद अल्लाह की जायदाद है। ये जायदाद किसी मुसलमान कोई इंस्टीट्यूशन की जायदाद नहीं है। जब ये वक्फ़ की जाती है ये जायदाद अल्लाह की हो जाती है। कई जजमेंट आए जिसमें कहा गया वंस वक्फ़ ऑलवेज़ वक्फ़, एक बार वक्फ़ दे दी जाए तो वो प्रॉपर्टी वक्फ़ की हो जाती है। अब देखिए आप, जो प्रॉपर्टी वक्फ़ की हो गई उस प्रॉपर्टी को कोई भी मालिक नहीं है। इस प्रॉपर्टी का मालिक है अल्लाह और इसके केयर टेकर है मुतवल्ली जो इसकी निगरानी करते हैं। और एक वक्फ बोर्ड बनाया गया है 1995 एक्ट के तहत जो इसको सुपरवाइज़ करता है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को। देखिए 4.5 लाख प्रॉपर्टीज़ 2014 में थे और गवर्नमेंट बोल रही है कि आज 9 लाख तक पहुंच गए हैं। तेलंगाना, हमारे तेलंगाना में 77,000 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ थे। 55,000 एकड़ पे नाजायज़ कब्ज़ा हो चुका है और सिर्फ़ 22,000 एकड़ अभी मौजूद है हमारे पास। मैं आपको फिर से बोलता चलूँ कि 2014 में 77,000 एकड़ वक्फ बोर्ड के पास जायदाद थी, आज 22,000 एकड़ मौजूद है। 55,000 एकड़ अराज़ी जो जायदाद है वो कहाँ चले गई, इसका जवाब आप खुद ढूंढिए। या ये कब्ज़ा हो गई या बेच दी गई, इस प्रॉपर्टी के साथ क्या हो गया। अभी आप बोल रहे हैं कि 2024 का जो अमेंडमेंट आया है 2025 में ये एक्ट बन जाएगा।
इसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान होगा। आप लोग ये बताइए, जब आपकी 55,000 एकड़ ज़मीन चले गई, क्या ये मुसलमानों का नुकसान था या नहीं था? 1984 में एक सर्वे किया गया था जिसके अंदर औक़ाफ़ के जायदादों का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था। उस 1984 के रिकॉर्ड के मुताबिक क्या हमारे पास आज अराज़ी मौजूद है? मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, अगर हमारे पास अराज़ी मौजूद है, आखिर इसकी ज़िम्मेदारी क्या हम पे नहीं आती है? आज ये कहा जा रहा है कि वक्फ़ बाय यूज़र हटा दिया जा रहा है। मैं आपको बोलता चलूँ कि वक्फ़ बाय यूज़र है क्या? अगर किसी जगह पे मुसलमानों की इबादत की जा रही है मुसलसल, उसको वक्फ़ बाय यूज़र कहते हैं और उस प्रॉपर्टी को वक्फ़ बोर्ड अपने तहत ले लेता है। जैसे कि आप लोग देखिए, कई मसाजिद है जिसमें 100 साल से नमाज़ पढ़ी जा रही है, तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को वक्फ़ बोर्ड ने अपने तहत ले लिया। इसको बोलते हैं वक्फ़ बाय यूज़र। आज ये कहा गया है कि वक्फ़ बाय यूज़र निकाल दिया जा रहा है। ये वक्फ़ बाय यूज़र देखिए आप कहाँ पर लिखा हुआ था। वक्फ़ बाय यूज़र अंडर सेक्शन 3R ऑफ द वक्फ़ एक्ट 1995 में लिखा गया था, जिसमें ये कहा जाता था, ए वक्फ़ कुड बी क्रिएटेड वर्बली और बाय कंडक्ट लाइक कंटिन्यूस पब्लिक यूज़। अगर किसी अराज़ी पे लगातार मुसलसल इबादत हो रही है तो उसको मुस्लिम वक्फ़ कहा जाता था। आज गवर्नमेंट ने बता दिया कि आने वाले दिनों में कोई भी जगह अगर कितने भी साल से अगर इबादत की जा रही है तो वो वक्फ़ की प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी। आपको पेपर पेश करना होगा, देने वाले को अपनी ओनरशिप बतानी होगी कि वो ओनर है और ये प्रॉपर्टी दे रहा है। और ये बताया गया है जो इंसान वक्फ़ को प्रॉपर्टी दे रहा है, खैरात कर रहा है, वो इंसान 5 साल से मुसलमान होना ज़रूरी है। पहले ये देखा जाता था कि कोई गैर मुस्लिम भाई भी मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, क़ब्रस्तान के लिए जगह देते थे। आज रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है, कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि बहुत सारे ऐसे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो अक़ीदत रखते हैं इस्लाम से और अपनी प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं। उनकी ज़र ख़रीद सेल्फ़ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर हुकूमत को क्या दुश्वारी पेश आ रही है? उनकी प्रॉपर्टी वो किसी को भी दे दें, इस पे क्यों पाबंदी लाना चाह रही है? क्या हुकूमत, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या हुकूमत वो गैर मुस्लिम भाइयों को मुसलमान होने पर मजबूर कर रही है? वो मजबूर कर रही है कि वो पहले मुसलमान बने, 5 साल मुसलमान रहे, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज जितने अरकान हैं पूरे करें, फिर अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ़ में दें। क्या मजबूर करना चाह रही है हुकूमत गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनने पे? पहले इतना अच्छा प्रोविज़न था, गैर मुस्लिम जो अक़ीदत रखते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी इस्लाम की राह में दे सकते थे। और ये देखा गया है, ख़ास कर हमारे तेलंगाना में, आप गांव देहात में जाते हैं, वहाँ पर के गैर मुस्लिम मुहर्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बहुत अक़ीदत रखते हैं। मुसलमानों से ज़्यादा तादाद गैर मुस्लिम भाइयों की देखी जाती है और कई अपनी ज़मीनों को उन्होंने वक्फ़ कर दिया है अलावों के लिए। लेकिन आज इसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है कि कोई गैर मुस्लिम भाई अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। ये बहुत सख्ती बरती जा रही है। हम ये मज़म्मत करते हैं
कि हुकूमत इसको फिर से गौर करे। और देखिए आप, मुसलमानों के अंदर जो आगा खानी है, बोहरे हैं, अहमदी है, ऐसे लोगों के लिए अलग वक्फ बोर्ड, शिया लोगों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बना रहे हैं। ये आपको मैं एक शेर बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत मशहूर शेर है, आप लोगों ने भी सुना होगा। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवास। मुसलमानों में ना कोई कास्ट है ना कोई तफरक़ा है, एक मस्जिद में एक साथ सब लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। सुन्नी की मस्जिद में हमारे शिया भाई भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, शिया भाई की मस्जिद में सुन्नी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। आज हुकूमत शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी, ये लोगों को, सारे के सारे लोगों को डिवाइड करना चाह रही है ये वक्फ एक्ट लेके आके। और सेक्शन 2 के अंदर इसके ऊपर बताया गया है। और एक चीज़ देखिए आप, नई चीज़ लेके आ रही है, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि वक्फ अलल औलाद का पहले कॉन्सेप्ट था। आप डबल पीरा ब्रिज से आप जैसे इधर आ रहे हैं दरवाज़े की तरफ, आपके लेफ़्ट हैंड पे एक आशुरखाना है जो वक्फ अलल औलाद के तहत चलता है। मतलब ये होता है कि कोई इंसान अपनी जायदाद को वक्फ कर देता है, वो वक्फ इसलिए करता है कि उसकी औलाद उसको इस्तेमाल करे। तो इसके अंदर अमेंडमेंट लेके आके ये बताया गया है कि लेडीज़ को भी, उनकी बीवी को भी इसमें इनहेरिटेंस राइट दिए जाएं। ये गवर्नमेंट समझने से खासिर है कि जो चीज़ वक्फ को दी जाती है वो प्रॉपर्टी अल्लाह की हो जाती है, सिर्फ उसके यूज़र उनकी औलाद होती है। ये कॉन्सेप्ट हुकूमत को समझ में नहीं आ रहा है। और बताया गया है कि 6 महीने के अंदर जितने भी अनरजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है रजिस्टर्ड कर दिए जाएं। 2014 में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद 10 साल से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सिस्टम बनाया जा रहा है। हुकूमत 10 साल में रिकॉर्ड नहीं बना सकी और हमें मजबूर कर रही है कि 6 महीने में रिकॉर्ड बनाए दिए। अगर कोई मस्जिद का रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं की जाएगी, ये बता रहे हैं हुकूमत में। और 6 महीने का वक्त दिया जा रहा है। इतना कम अरसे में कैसे हम लोग जाके रजिस्टर्ड करेंगे? और हुकूमत ये बोल रही है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। मतलब जो जायदाद ये एक्ट बनने से पहले रहेगी उसके पेपर जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जो नई प्रॉपर्टी आएगी उसके पेपर रखेंगे। मान लीजिए ये एक्ट बनने तक एक प्रॉपर्टी है जो वक्फ बाय यूज़र थी और अब गवर्नमेंट बोलेगी कि इसके डॉक्यूमेंट जमा करिए। कहाँ से मुसलमान इतने पुराने जायदादों की डॉक्यूमेंट्स लेके आके जमा कराएगा? गवर्नमेंट को ये खुल के बताना चाहिए कि रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट जितने जायदाद है, जितने मुसलमान क्लेम कर रहे हैं, क्या उस पे होगा या नहीं होगा? क्या पुराने जायदादों को वक्फ की जायदाद तस्लीम कर लिया जाएगा या उनके भी डॉक्यूमेंट लेके आके जमा कराने पड़ेंगे? इसका कोई जवाब नहीं है। और देखिए आप, पहले ये होता था वक्फ की जायदाद बनने से पहले एक सर्वे किया जाता था। जो सर्वे कमिश्नर आता था, देख के जाता था कि ये बाउंड्रीज़ क्या है, ये बाउंड्रीज़ कहाँ है, ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। उसके बाद इसको रजिस्टर्ड किया जाता था। अब ये कहा जा रहा है कि कलेक्टर को इसके इख्तियारात दे दिए जाएंगे और जो प्रॉपर्टी मस्जिद की होगी और डिस्प्यूटेड होगी उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर किया जाएगा और जिस पे गवर्नमेंट क्लेम कर देगी उसको भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है
जिस पे गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड का तनाज़ा चल रहा है, तो वैसी प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट की कंसिडर किया जाएगा और ये जो कलेक्टर साहब होंगे वो फैसला करेंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। देखिए साहब, ये जो कलेक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं। क्या वो हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे? हर प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्योंकि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे में कई वक्फ के जायदाद चले जाएंगे और फिर ये बताया गया है कि हर वक्फ बोर्ड काउंसिल, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है, उसके अंदर 10 मुसलमान मेंबर्स रहेंगे, जिनमें से 3 नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लोग रहेंगे और 3 चेयरपर्सन ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड रहेंगे। रोटेशन होते रहेगा और ऐसे एक मुतवल्ली को लिया जाएगा जिसकी आमदनी 5 लाख से ज़्यादा होगी और 3 इस्लामिक स्कॉलर को लिया जाएगा। 22 लोगों में से 10 मुसलमान रहेंगे और 2 हिंदू कंपलसरी मैंडेटरी किया गया है। 2 हिंदू आ जाएंगे और ये बताया गया है, हिंदू का मतलब है गैर मुस्लिम, और 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस आएंगे। ये नहीं बताया गया है क्या वो मैंडेटरी मुस्लिम रहेंगे या फिर कोई भी रिलीजन से 2 लोगों को लिया जाएगा। एक सीनियर एडवोकेट को लिया जाएगा। ये नहीं बताया गया है क्या वो सीनियर एडवोकेट मुस्लिम रहेगा या गैर मुस्लिम रहेगा। और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट 1 रहेंगे, फाइनेंस के एक्सपर्ट 1 रहेंगे, इंजीनियर आर्किटेक्चर के 1, मेडिसिन के 1 एक्सपर्ट को लिया जाएगा। इसमें भी नहीं बताया गया है क्या ये एक्सपर्ट मुसलमान रहेंगे या गैर मुसलमान रहेंगे। और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे, जो जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिसर रहेंगे। ये भी नहीं बताया गया क्या वो मुसलमान रहेंगे या गैर मुस्लिम रहेंगे। अगर अब ये इसमें ये बता रही है गवर्नमेंट कि इतने साल से मुसलमान मेंबर थे तो बेकायदगी देखी गई, मुसलमानों की जो जायदाद है उसमें कई धांधलियाँ देखे गए, तो अगर गैर मुस्लिम आएंगे तो क्या गारंटी है कि धांधलियाँ रुक जाएगी? क्या चांसेस है कि धांधलियाँ रुक जाएंगे? और आप मुसलमानों की काबिलियत पे एक सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान क्या काबिल नहीं है, क्या मुसलमान चोर है, क्या मुसलमानों के अंदर काबिलियत नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के अंदर जो गैर मुस्लिमों के जो इंस्टीट्यूशन हैं, कई इंस्टीट्यूशन में नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसके अंदर ये लिखा गया है सिर्फ़ और सिर्फ वही मज़हब के लोगों को उसके अंदर शामिल किया जा रहा है जाएगा। लेकिन ये वक्फ में गैर मुस्लिमों को मैंडेटरी क्यों किया जा रहा है साहब? देखिए, आप जिस मज़हब के मानने वाले हैं वो मज़हब के मानने वालों को ही उसकी ज़्यादा जानकारी होती है। दूसरे मज़हब के लोगों को कैसे जानकारी होगी इस्लाम की? क्या हमारे अंदर काबिल लोग नहीं हैं? क्या हुकूमत ये बोलना चाह रही है कि मुसलमान, अगर फुल मुसलमान मेजॉरिटी से अगर बोर्ड बनाया जाएगा तो हमारे अंदर काबिलियत नहीं आएगी? क्या हम चलाने के काबिल नहीं हैं? और बोल रही है कि 2 वुमेन को लेके आया जाए। देखिए, अब मैंडेटरी करने की क्या ज़रूरत है? इसको लाजमी करने की क्या ज़रूरत है? हम मुसलमान बहनों को कभी रोके नहीं कि वो बोर्ड के मेंबर बने या ना बने। ये उनकी मर्ज़ी है कि वो बनना चाह रहे हैं तो बने, नहीं बनना चाह रहे हैं तो ना बने। लेकिन आप एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं
कि 2 फीमेल मेंबर रहना चाहिए, 2 नॉन मुस्लिम रहना चाहिए। और देखिए आप, जैसा मैं सेंट्रल बताया, स्टेट में मैक्सिमम 11 मेंबर रहेंगे, जिसमें से एक इलेक्टेड एमपी रहेंगे स्टेट से, एक एमएलए रहेंगे, पहले भी ये हुआ करते थे, एक मुतवल्ली रहेंगे जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए से ज़्यादा रही, हमको इसके अंदर एतराज़ नहीं है, एक इस्लामिक स्कॉलर रहेंगे, हमको इसके लिए भी एतराज़ नहीं है, 2 इलेक्टेड मेंबर्स चाहिए म्यूनसिपैलिटी पंचायत। पहले ये हुआ करता था कि मेंबर बनने के लिए मैंडेटरी लाजिम शर्त थी कि वो मुसलमान रहे, अब आप इसकी शर्त को हटा रहे हैं। आप ये बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि औरतों को राइट दिया जा रहा है, मुसलमान औरतों को, कहाँ से राइट मिल रहा है साहब? मुसलमानों में तो पहले से राइट दिए हुए हैं। मुसलमानों में प्रॉपर्टी राइट 1400 साल पहले ही हमारे पास बता दिया गया। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक बयान कर दिए हैं। मुसलमान औरतों को पहले से ही राइट है, तो आप नई चीज़ क्या लाना चाह रहे हैं? और आप बता नहीं रहे हैं कि एक्सपर्ट होगा या नहीं होगा। और आप देखिए, इसके अंदर मैं ये बताता चलूँ कि आपने ये बताया है मुतवल्ली को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अगर मुतवल्ली कोई गलत काम में मुलव्विस है, बराबर उसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। कोई भी आदमी कोई जुर्म करे तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। यह सेक्शन 16 में लिखा हुआ था, अब फिर ये बताया गया। ये ऑलरेडी पुराने एक्ट में भी लिखा गया था, अगर मुतवल्ली कुछ गलत बेकायदियों में अगर मुलव्विस पाया गया तो रिमूवल ऑफ मुतवल्ली का सेक्शन पहले भी था। आप नए तौर पे बताना चाह रहे हैं, वो जैसे कहा जाता है कि पुराने बोतल में नई शराब, उसी तरह आप नए सेक्शंस बना के लेके आ रहे हैं। और आप ये बोल दिए कि पहले ये हुआ करता था कि जुलाई में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किया जाता था मुतवल्ली की तरफ से, अब आप ये बोल रहे हैं कि अक्टूबर में सबमिट किया जाए। और आप ये बोल रहे हैं कि 50,000 से 1 लाख जिसकी इनकम है, जो वक्फ की जायदाद की इनकम है, उसकी ऑडिट मैंडेटरी है, कराइए। मुसलमानों को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं यही बोलता जा रहा हूँ कि हर सेक्शन पे हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं है। जो सेक्शन पे ऑब्जेक्शन है हम लोग वो भी बताएंगे कि भाई ये सेक्शन बराबर नहीं है, और हम ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा सेक्शन अच्छा है। ऑडिट कराइए। और आप ये बोल रहे हैं कि कई जगह पे मुतवल्ली आके बेकायदियों में मुलव्विस है। अगर मुलव्विस है ऐसे कोई, मैं तो ये नहीं कहता कि कोई मुतवल्ली ऐसे चीज़ों में मुलव्विस होगा, वो भी एक ज़िम्मेदार है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई मुतवल्ली ऐसे एक्ट्स में पाया गया तो बराबर उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ये बताया गया कि सेक्शन 83 में सिर्फ़ और सिर्फ जुरिस्डिक्शन वक्फ ट्रिब्यूनल था, और आज आप बोल रहे हैं कि सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही होगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ, वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 लोग बैठते हैं, आज भी 3 लोग बैठते हैं, 2 मेंबर और एक चेयरमैन। जो एक मेंबर होते हैं वो वक्फ के एक्सपर्ट होते हैं, एक रेवेन्यू के एक्सपर्ट होते हैं, और जो चेयरमैन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और सिटिंग जज होते हैं। आप बोल रहे हैं पहले अपील नहीं थी। कौन कहता है पहले अपील नहीं थी? पहले भी अपील थी, अपील हाई कोर्ट को जाती थी। शायद ये हुकूमत को नहीं पता कि इसकी अपील नहीं थी या नहीं थी। हुकूमत खुद कंफ्यूज है। और ये बता रहे हैं कोई मुतवल्ली अगर कुछ मिसमैनेजमेंट किया तो 20,000 से 50,000 तक उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लगाइए अगर कुछ मिसमैनेजमेंट करे तो। और कोई मुतवल्ली अगर
कुछ गलत काम करा तो 6 महीने की उसको जेल इम्प्रिजमेंट है, बहुत अच्छी बात है, लगाइए। और 1 लाख का उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, हम इसका आपको साथ देते हैं। और आप सेक्शन 64 में ये बता रहे हैं अगर देश के ख़िलाफ़ यूएपी अनलॉफुल ग्रुप के से अगर कोई लिंक पाया गया तो इमीडिएट उसको मुतवल्लीशिप से हटा दिया जाएगा। हम इसके भी जो है सो साथ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी एक्ट करता है तो उसको ऊपर एक्शन लिया जाए। अब मैं ये बताता हूँ, पहले ये हुआ करता था, कोई भी अगर गैर मिजाज कब्ज़े कर लेता था, इंक्रोचमेंट करता था, तो उसके ऊपर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट था, मतलब सज़ाए बामशक्क़त दी जाती थी। अब आपने 2 साल की सज़ा को हटा के 6 महीना कर दिया। अगर आप सीरियस है वक्फ बोर्ड की जायदाद बचाने के लिए तो आप इम्प्रिजमेंट को बढ़ा देना था, 10 साल कर देना था, 7 साल कर देना था। जो मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़ा करेगा उसके लिए आप इम्प्रिजमेंट बढ़ा देते तो हम खुश हो जाते हैं मुसलमान। आपने सिंपल इम्प्रिजमेंट कर दिया और 6 महीने कर दिया। इसलिए हम लोग आपसे शिकायत करते हैं कि ये चीज़ें आपने बहुत ख़राब की। और देखिए आप कौन से सेक्शन रिमूव कर दिए गए हैं। सेक्शन 20A रिमूव कर दिया गया है, सेक्शन 40 रिमूव कर दिया गया है, सेक्शन 104 रिमूव कर दिया गया है, सेक्शन 108, 108A रिमूव कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि सेक्शन 20A क्या है। देखिए, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर, ये चेयरपर्सन के को रिमूव निकालने का सेक्शन हुआ करता था। अगर कोई चेयरपर्सन कोई गलत काम में मुलव्विस होता था तो पहले चेयरपर्सन को निकाल दिया जाता था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से एक चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा और उसको निकाला नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ में मुलव्विस हो। क्या इससे एक्ट मजबूत होगा? क्या इससे मुसलमानों की प्रॉपर्टी सेव होगी? और फिर कहा गया है सेक्शन 40 को रिमूव कर दिया गया है। हम ये देखते हैं सेक्शन 40 क्या है। डिसीशन इफ़ ए प्रॉपर्टी इज़ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। पहले वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार दिए गए थे, ये पावर्स थे, वो डिसाइड करेंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं कि वक्फ से ये इख्तियार छीन लिए गए हैं। अब वक्फ बोर्ड डिसाइड नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। फिर आप बोल रहे हैं सेक्शन 104 भी रिमूव कर दिया गया है। अब हम ये देखते हैं सेक्शन 104 क्या है। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू प्रॉपर्टीज़ गिवन और डोनेटेड बाय पर्सन नॉट प्रोफेसिंग इस्लाम फॉर सपोर्ट ऑफ सर्टेन वक्फ। इसमें यह बताया गया है कि गैर मुस्लिम वक्फ को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही प्रॉपर्टी देंगे और वही मुसलमान देंगे जो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब क्या हुकूमत डिसाइड करेगी कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, कौन 5 वक्ता नमाज़ पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, कौन रोज़े रखता है, कौन नहीं रखता है? क्या मस्जिद के ऊपर कैमरे रख के इसकी जो है सो पहरेदारी की जाएगी? क्या गवर्नमेंट अब सर्टिफिकेट देगी कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है? और सेक्शन 107 निकाल दिया गया है। सेक्शन 107 मैं आपको ये बोलता चलूँ कि सेक्शन 107 ये था, ये बहुत अहम सेक्शन है। मैं इस बिल की इसी सेक्शन के वजह से प्रोटेस्ट करता हूँ कि ये बिल पास नहीं होना था, लेकिन ये बिल पास हो चुका है। ये 107 सेक्शन इतना नुकसानदा सेक्शन है, अगर
मान लीजिए पहले ये हुआ करता था, लिमिटेशन थी नहीं थी, अगर कोई भी मुसलमानों की जायदाद, मस्जिद, मदरसा, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी होती और कोई आदमी इसको कब्ज़ा कर लेता तो कभी भी आप जाके उसके ख़िलाफ़ केस डाल सकते थे। देयर वॉज नो लिमिटेशन टू फाइल ए सूट। केस डालने की कोई भी मुद्दत नहीं थी। अगर मान लीजिए 50 साल से कोई कब्ज़े पे है मस्जिद के, तो भी आप जाके केस डाल के वो लोग को हटा सकते थे। लेकिन अब हुकूमत बोल रही है वक्फ प्रॉपर्टी में लिमिटेशन एक्ट आएगा। लिमिटेशन एक्ट क्या है? अगर कोई मस्जिद, कब्रस्तान, मदरसा कब्ज़ा कर लिया और मुसलसिल 12 साल वहाँ पर मौजूद है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं डाला गया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर अब हम मुकदमा नहीं डाल सकते, हम कोई स्टेप नहीं ले सकते, हम कोर्ट को नहीं पहुंच सकते वो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। अब एडवर्स पोजीशन के तहत लोग आएंगे, बताएंगे कि भाई हम 12 साल ये प्रॉपर्टी पे कब्ज़े में हैं, तो लिहाजा हमको एडवर्स पोजीशन में इसका मालिक बना दिया जाए। पहले एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती, वक्फ की प्रॉपर्टी मतलब अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती, तो दूसरा कोई आदमी इसका मालिक नहीं बनता था। वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ हो जाता था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। लिमिटेशन एक्ट में विद इन 12 ईयर्स प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर किसी का कब्ज़ा है तो उसको मालिक बना दिया जाएगा। देखिए आप, कई मसाजिद है जहाँ पर लोग कब्ज़ा करके बैठे हैं 12 साल से ज़्यादा, 14 साल, 15 साल, 20 साल। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को एडवर्स पोजीशन के तहत वो लोग क्लेम कर लेंगे और वक्फ बोर्ड के पास कोई पावर नहीं होगा कि वो मुकदमा डाल के इसको हासिल करे। ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है मुसलमानों की प्रॉपर्टी। हम देखते हैं कई प्रॉपर्टीज़ पे हमारे गैर मुस्लिम लोगों के कब्ज़े हैं, मुसलमान भी कब्ज़े पे हैं। अब वो लोग ये क्लेम करेंगे एडवर्स पोजीशन में कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, और वक्फ बोर्ड इतना मजबूर हो जाएगा कि वो फिर से क्लेम नहीं कर सकता प्रॉपर्टी। और देखिए अब 108A एंड 108A दोनों को जो है सो रिप्लेस किया गया है विद न्यू लिमिटेशन एक्ट। पहले जो इवैक्यू प्रॉपर्टी जो हिंदुस्तान के छोड़ के चले गए, उनकी प्रॉपर्टी वो जाते जाते ये काम करते थे कि वक्फ को दे के जाते थे। अब ये बोल रही है कि इवैक्यू प्रॉपर्टी के ऊपर भी लिमिटेशन आ जाएगा। और देखिए आप, ये तो चंद चीज़ें थे जो मैं आप लोगों को बताना समझा। अब हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट, मुसलमानों का क्या इफ़ेक्ट है। हमारे वीडियो का अहम हिस्सा अब शुरू होने वाला है। मैं ये आप लोगों से चंद सवाल कर रहा हूँ। कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो नोटिफाई गज़ेटेड प्रॉपर्टी है वक्फ एक्ट के, जो 1984 में गज़ेट में आ चुके हैं। ऐसे कई प्रॉपर्टीज़ पे गैर मजाजी कब्ज़े हो चुके हैं, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स उस पे आ चुके हैं, इनक्रोच हो चुके हैं। तो क्या मुसलमानों ने 1984 से आज तक ऐसे प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए कोई इक़दाम किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? देखा गया है मुसलमान चाहते हैं कि वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को सेव किया जाए। ये पहुंचते हैं वक्फ बोर्ड, कुछ डॉक्यूमेंट के लिए आरटीआई में अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड कभी भी इन लोगों को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट फराहम नहीं करते। सताया जाता है, विद इन टाइम लिमिट ये कोई प्रोवाइड नहीं की जाती है, और डॉक्यूमेंट ना रहने की वजह से मुसलमान कोई भी एक्शन नहीं ले सके। कई मुतवल्लियों के हाथ बांध दिए गए, उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। जो मुसलमान तरीके में, जो सेक्शन 3 के है, जो हर मुसलमान को ये इख्तियार देता है, अगर वो मुसलमान है, रिलीजन का मानने वाला है, ज़ाहिरीन है, तो वो जाके मुसलमान
वो जाके कोर्ट में केस डाल के प्रोटेक्ट कर सकता है प्रॉपर्टी को। लेकिन आम मुसल्ली के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, वो पहुंचता है वक्फ बोर्ड और अप्लाई करता है डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए जाते। कई प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट ना रहने की वजह से वक्फ ट्रिब्यूनल में हमारे प्रॉपर्टीज़ हम खो चुके हैं। और ये कहा गया है कि 3 साल से ज़्यादा अगर किसी को किराए पे जायदाद देना है तो उसके लिए वक्फ बोर्ड से परमिशन लिया जाए। क्या हमारे मुतवल्ली किराए पे देने से पहले ये ले रहे हैं परमिशन? वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी इंसान बेच नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की प्रॉपर्टी बेचने का आपके पास इख्तियार नहीं है। वक्फ बोर्ड में ये एप्लीकेशन देना उसका लॉन्ग प्रोसेस था। लेकिन कई ऐसा भी देखा गया है वक्फ की प्रॉपर्टी ख़रीद और फ़रोख्त हो रही है, लोग ख़रीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? बताया जाता है 500 रुपये किराया, मस्जिद के रसीद फाड़ी जाती है 500 की, और 10-10, 20-20 हज़ार रुपया कलेक्ट किया जा रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखा गया है कई कब्रिस्तान में ख़बर के लिए पैसे वसूल किए जा रहे हैं। ये सारे बेकायदगियाँ हो रही थी और मुसलमान खामोश था। आज मुसलमान जाग रहा है, वो भी जागता कैसे आपको बताऊंगा मैं। जैसे रात में कोई सोते रहता 2 बजे रात को, उसको जाके उठाते तो बस बोलता है कौन है भाई जाओ, कहीं को उठा रहे भाई सोने दो। हमारे मुसलमान बस इतना ही बोलेंगे। हमारे मुसलमान बोलेंगे अरे वक्फ एक्ट आ गया नया 2024 में, मुसलमानों की प्रॉपर्टी चले गई, ये फलाना हो गया, और चंद दिन के बाद खामोश हो जाएंगे। आप क़ानूनी क्या कदम उठाए? 1954 से 2024 तक 70 साल में वक्फ की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कदम उठाए? ये नया 1994 में कानून आया था, वक्फ एक्ट आया था। 1994 से 2024 30 साल हो गए। आपको जो पावर दिए गए थे क्या आपने इस्तेमाल किया? 2013 में अमेंडमेंट आया था, आपके पावर्स बढ़ा दिए गए थे 2013 से 2024-25 तक। आपने क्या इक़दाम किए? आज हुकूमत आके तब्दील आपका एक्ट कर रही है, आप नींद से जाग रहे। जब आपके हाथ से निकल गया सब कुछ, रेत की तरह फिसल गया आपके हाथ से, बर्फ़ की तरह घुल गया, तो आप अब होश में आ रहे। अगर आप अभी भी होश में आ रहे तो आप क्या स्टेप लेना चाहिए? आपके पास क्या क्या रेमेडी अभी मौजूद है? अभी ये बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एसेंट के लिए, अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। आप ला तादाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन दायर कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते, क्योंकि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा है। यहाँ पर कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, मैं ये भी आपको बताता चलूँ। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी इफेक्ट हो रहा है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन इफेक्ट हो रहा है। आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इफेक्ट हो रहा है। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रहा है। ये तमाम के तमाम फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। और आपको मालूम होना चाहिए केशव नंदा भारती का एक केस हुआ था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये पार्लियामेंट के पास भी पावर नहीं है। ये केशवानंद भारती में के केस में
क्लियरली बता दिया गया है। आज राइट टू इक्वालिटी हमारा इफेक्ट हो रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इफेक्ट हो रहा है, राइट टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इफेक्ट हो रहा है। तो हमारे फंडामेंटल राइट जब इफेक्ट होते हैं तो हमारे पास रेमेडी है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाके अंडर आर्टिकल 32 पिटीशन दायर कर सकते हैं, रिट पेश कर सकते हैं। और मैं तमाम मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच के हर आदमी ये जिम्मेदारी ले कि वो अपना पिटीशन, रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने लोग कैसे दायर करें। ऑलरेडी कांग्रेस की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया जा चुका है, एक हमारे डीएमके पार्टी ने भी कहा है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। मैं तमाम हमारे बिजनेसमैनों से जो भी हैसियत रखते हैं सुप्रीम कोर्ट को पहुंचने की, उनसे ये गुजारिश करता हूं कि वो भी अपनी रिट पिटीशन दायर करें ताकि अनलिमिटेड सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट भी इसको सीरियस लेगी ये मैटर को। जब आपके राइट टू इक्वालिटी इफेक्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरफियर करेगी। अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे इफेक्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट ये बिल को एक्ट बनने से रोक देगी। अब हम ये देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी कैसे इफेक्ट हो रहा है। अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मुस्लिम वक्फ कंपेयर टू अदर रिलीजन ट्रस्ट वायलेट आर्टिकल 14। हमारे देखिए आप, राइट टू इक्वालिटी ये बोल रहा है जितने रिलीजन है सारे के सारे इक्वल है। तो अगर दूसरे रिलीजियस को ये दे रहे हैं कि उनके ट्रस्ट में, उनके इंडोमेंट में कोई मुसलमान नहीं बन सकता, तो गैर मुस्लिम हमारे पास कैसे बनेंगे? ये वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी है। और देखिए आप, इसका एक आपको मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड इन सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2070 दैट लॉज अफेक्टिंग ए स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड नॉन आर्बिट्रेरी। सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बताया गया है कि अगर कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी को, स्पेसिफिक कम्युनिटी अगर इफेक्ट हो रही है, फेयर, जस्ट एंड नॉन आर्बिट्रेरी, अगर आपके साथ कोई भी इनजस्टिस हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, आर्टिकल 25 guarantees every religious community the right to practice and manage its own religious affair। हर मज़हब को ये इख्तियार है कि वो अपने मज़हब पे चले और अपने मज़हब के जो चीज़ें हैं उसको ख़ुद यूज़ करे। उसके कमेटी बनाना करना, इसके इख्तियार ख़ुद वो रिलीजन वालों को रहेंगे। आप एक केस लॉ है, देखिए आप, श्री आदि विश्वेश्वरा ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट रिलीजियस ग्रुप मस्ट हैव ऑटोनॉमी इन मैनेजिंग देयर रिलीजन इंस्टीट्यूशन, के हर मज़हब के लोगों को, रिलीजियस ग्रुप को ये इख्तियार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ख़ुद मैनेज करें। फिर आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 26B गारंटीज रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू मैनेज देयर ओन रिलीजन इंस्टीट्यूशंस। ये आर्टिकल 26 हमको ये बोल रहा है कि हमारे पास अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का पावर है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट की मुदाखलत हो रही है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये जो थोपना चाह रही है, ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है। आर्टिकल 300A स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ।
Supreme Court in KT Plantation Private Limited versus State of Karnataka ruled that the government cannot arbitrarily take over religious property. हम गवर्नमेंट ज़बरदस्ती हमसे हमारे रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ को नहीं ले सकती। अंडर आर्टिकल 300A में यह क्लियर लिखा गया है। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच के आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 32 के तहत ये बिल को चैलेंज कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस का सैलाब आ जाएगा और हर आदमी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दाखिल करेगा तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सीरियस नोट लेगा और जो वायलेशन हो रहे हैं इमीडिएट इसके ऊपर फैसला करते हुए ये बिल को रोक सकता है। आज भी हमारे हाथ से कुछ नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है ये बिल को रोकने का। तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो आपको इख्तियार दिए गए हैं वो इस्तेमाल करिए। अब देखिए, आप सौों हज़ारों लाखों की तादाद में अगर आप लोग पिटीशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसको बैश मैटर्स बोल के लेता है और सारे के सारे पिटीशंस को क्लब करके एक जगह करके सुनवाई करता है। तो अब आप ये बोल रहे हैं जबकि सारे के सारे पिटीशंस जब एक क्लब करके सुनवाई की जा रही है तो इतने सारे पिटीशंस डालने का क्या फ़ायदा। देखिए, आप एक आदमी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, आप एक वकील को लगाए, उनके व्यूज़ अलग होते हैं। दूसरा आदमी दूसरे एडवोकेट को लगाया, उनके व्यूज़ अलग होते हैं। तीसरे एडवोकेट के व्यूज़ अलग होते हैं। मैं कोई एडवोकेट की काबिलियत पे शक नहीं कर रहा हूँ, तमाम एडवोकेट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी क्या होता है वो लोग बोलना भूल जाते हैं, कोर्ट में रिप्रेजेंट करना भूल जाते हैं कोई एक्ट, कोई ऐसी बात जिससे मुसलमानों के हक़ में, वक्फ प्रॉपर्टी के हक़ में फ़ैसला आ सकता है। अगर एक एडवोकेट कुछ बात भूल भी गया तो दूसरे एडवोकेट के पास ये मौका होता है कि वो भूली हुई बात को वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। अगर सिर्फ एक केस होगा, एक ही एडवोकेट लड़ेगा, अगर जाने अनजाने में अगर वो कोई चीज़ छोड़ दिया तो उसका इस बड़े केस पे इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर 100, 200, 500 एडवोकेट्स रिप्रेजेंट करेंगे, हर आदमी अपना अपना व्यू रखेगा, तो ये हो सकता है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट हो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, आपके व्यूज़ स्ट्रॉन्ग होंगे, जज को 100 आदमी कन्विंस करेंगे, बताएंगे कि कैसे इफेक्ट हो रहा है, आपके वायलेशन कैसे हो रहा है, आर्टिकल का राइट टू इक्वालिटी कैसे इफेक्ट हो रहा है, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसे इफेक्ट हो रहा है, आर्टिकल 26 कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो जजों को भी समझ में आएगा कि कैसे इफेक्ट हो रहा है और चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये बिल को सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट किया जाए। अगर सिर्फ एक आदमी ये जिम्मेदारी लेगा, केस डालेगा, अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ मिस हो जा गई, अगर कोर्ट में वो व्यू जो हम चाह रहे हैं वो पेश नहीं हुआ तो हमारे ख़िलाफ़ भी आ सकता है फैसला। ये देखा गया था कर्नाटका में जब हिजाब बैंड हुआ था, कई केसेस आए, कई लोग हाई कोर्ट को पहुँचे और अपने अपने व्यूज़ रखे, तो 100 आदमी 200 आदमी को मौका मिलेगा अपने व्यूज़ रखने का। जितने ज़्यादा व्यू होंगे, जितने ज़्यादा लोग समझाएंगे, तो उससे ये होगा कि हमारे हक़ में फ़ैसला आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और ये कहा गया है इसमें कि जो मोनूमेंट्स ASI के अंदर, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आ जाएंगे, वो मोनूमेंट्स को वक्फ बोर्ड के लिस्ट से निकाल कर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बता दिया जाएगा। जैसे हमारे चार मीनार है, एक मोनूमेंट है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मोनूमेंट है, 400 साल से ज़्यादा इसकी तारीख़ है। 2 दिन पहले बरसात हुई, उसके अंदर ये देखा गया कि कुछ हिस्सा मोनूमेंट का गिर गया, बराबर उसकी देख रेख नहीं हुई। ये ASI के अंदर था मोनूमेंट, ये ASI की ज़िम्मेदारी थी कि इसकी देख रेख करे,
इसको बराबर रिपेयर करे, इसकी टाइमली इसको चेक किया गया जाए कि इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। एएसआई ने बराबर इसकी देख रेख नहीं की, जिसके नतीजे में ये प्रॉपर्टी का एक हिस्सा गिर गया। अगर एएसआई अपनी जिम्मेदारी पूरी करती और प्रॉपर इंस्पेक्शन करती, अच्छे इंजीनियर को लगाती, अच्छे कारीगर को लगाती, बराबर इसका मेंटेनेंस करते, तो चार मीनार का कोई भी हिस्सा गिरता नहीं था। अब ये बोल रहे हैं तमाम के तमाम प्रॉपर्टी एएसआई को दे दी जाएगी। हम एएसआई के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर वक्फ के तहत रहेगी तो एएसआई को क्या प्रॉब्लम है? मुसलमान रेडी है, मुसलमान एएसआई के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने रेडी है, लेकिन हमारे से छीनना क्यों चाह रहे आप? हमारे पास देखिए आप मस्जिद कलान, जो कुलसुम पूरा मस्जिद है, बड़ी मस्जिद जिसको कारवान की कहा जाता है, वो एएसआई का मोनूमेंट है। ये प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड अपने अंडर में ले लेगा। मस्जिद टोली चौकी, टोली मस्जिद, जिस वो भी बहुत क़दीम मस्जिद है, जिसकी 300-400 साल तारीख़ है, ऐसी मस्जिद को, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मस्जिद है, उसको भी वक्फ बोर्ड से छीन लिया जाएगा। यह हमारे खैरताबाद की जो मस्जिद है, इसको भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ले लेगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑलरेडी मोनूमेंट्स, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी देखभाल नहीं कर सक रहा, लेकिन बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट बोल रही कि ये प्रॉपर्टीज़ एएसआई को दे दो। आप जाके पुराना पुल दरवाजे का हाल देखिए, वो भी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, उसकी क्या हालत हो गई। जब हम लोगों को मस्जिद चार मीनार में, चार मीनार की मस्जिद में नमाज से रोका गया, ये कहते हुए कि अगर वहाँ पर चले फिरे नमाज पढ़े तो डैमेज होने का ख़तरा है, गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करके लोगों को ऊपर भेज रही, तो उससे मोनूमेंट को डैमेज नहीं होगा। सिर्फ नमाज पढ़ेंगे तो मोनूमेंट का डैमेज हो सकता है। और मैं ये नहीं बोलना, कई रिलीजियस वहाँ पर स्ट्रक्चर आ गए, घंटी का जो डिसिबल होता है बहुत इफ़ेक्ट करता है। जो घंटा बजाते हैं ना, अगर कहीं पे ये साइंटिस्ट ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च करके बोले कि घंटे के वाइब्रेशन से प्रॉपर्टी डैमेज होती, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नज़र नहीं आ रहा। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये नज़र आ रहा, नमाज पढ़े तो प्रॉपर्टी डैमेज होने का ख़तरा है। कई ऐसे मोनूमेंट्स है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसके अंदर इनेबिलिटी शो कर दी, वो लोग प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं मोनूमेंट्स को, उनका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, उनके पास प्रॉपर काम करने की टीम नहीं है। कई मोनूमेंट्स डैमेज हो गए और आज बोल रहे हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दे दो। पर जो बारिश हुई रिसेंटली 1-2 दिन पहले, उसके अंदर बी के अलावे में डेनिश का पानी कैसा आ गया सब, उसके कौन जिम्मेदार है? गंदगी, ये हमारे मुक़द्दस मुकामों पे क्लीनिंग बराबर नहीं हो रही, और आप बोल रहे जितने भी जो है वक्त के प्रॉपर्टी है, जो क़दीम प्रॉपर्टी है, प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, उसको जो है तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ले लेना। कई करोड़ों रुपए का बजट आ रहा, बजट कहाँ जाता नहीं मालूम होता। बी का अलावे की एक कमेटी है, वो लोग मुसलसल मेहनत मशक्क़त करके बी के अलावे को कई डेवलपमेंट के काम कराने रहे। अगर उनके पास से ऐसे चीज़ें छीन लिए जाएंगे तो कौन बढ़ चढ़ के काम करेगा बताइए आप? मेंटेनेंस कैसे होगा? टोली मस्जिद की कमेटी बहुत मेहनत मशक्क़त करके मेंटेन कर रही, हम रेडी है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए। अगर वो कमेटी से, वक्फ कमेटी से छीन लिया जाए और डायरेक्ट एएसआई को दे दिया जाए, तो क्या गारंटी है ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट सेफ रहेंगे, इनका मेंटेनेंस होगा? बड़ी मस्जिद आप जाके देखिए, मीनारों के ऊपर झाड़ उग रहे, मीनार के ऊपर झाड़ उग रहा, झाड़ उगने से मीनार डैमेज हो जा रहा। इसके जिम्मेदार आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं दिख रहा प्रोटेक्टेड मोनूमेंट।
उसका कीमती दरवाज़ा निकाल के क्या कर दिया मालूम नहीं। उस जब प्रोटेक्टेड मोनूमेंट नहीं दिखा, कई चीज़ें जो है सो उसके जो स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जब प्रोटेक्टेड मोनूमेंट नहीं, आज मुसलमानों को बोल रहे कि वो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट एएसआई को दे दो, और ये बहुत ख़राब चीज़ लाई गई, लिमिटेशन हटा दिए। अगर आप लिमिटेशन एक्ट के अंदर लेके आ लिए हमारे मोनूमेंट्स को, पहले ये था कि 107 सेक्शन 107 में क्लियर लिखा गया था कि अब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, और कई दूसरे रिलीजन्स के जो ट्रस्ट है वगैरह है उसमें आज भी अप्लाई नहीं होता। तो ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है ना। सिर्फ मुसलमानों के लिए, आप मुसलमानों की प्रॉपर्टी के लिए जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है वो लिमिटेशन में लाना चाह रहे आप। इससे ये होगा कई प्रॉपर्टी मुसलमान खो देंगे, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी हमारे हाथों से चले जाएगी। लोग आके बोलेंगे हम 30 साल से रह रहे प्रॉपर्टी पे, हमारे को दे दो, हम आज जाके केस नहीं कर सकेंगे इनके ऊपर। आज ये चाह रही वक्फ बाय यूज़र ला रहे क्यों साहब? वक्फ बाय यूज़र आप हटाना क्यों चाह रहे, समझ में नहीं आ रहा मुसलमानों को। हम 300 साल 400 साल 500 साल पे कहीं पे अगर नमाज़ पढ़ रहे तो वक्फ बोर्ड क्या करता था, उस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते थे। अब आज आप ये बोल रहे कि विदिन 6 मंथ हम लेके जाके पेपर जमा कराना वो प्रॉपर्टी के। हमारे दादा परदादा, उनके दादा दादा, कई पीढ़ियों से हैदराबाद जब से बना, जब से कई मस्जिदें हैं। अब आज आप उठ के बोलेंगे कि उसके डॉक्यूमेंट जमा कराओ, कहाँ से लाके जमा कराएंगे? और आप लोगों को मुसलमानों की काबिलियत पे शक है क्या? 2 गैर मुस्लिम लेके आके क्यों बिठाना चाह रहे भाई हमारे पास वक्फ बोर्ड में? 2 गैर मुस्लिम क्यों बिठाना चाह रहे आप? क्या मुसलमानों को आप ये समझ रहे कि हम मुसलमान चोर है? क्या समझ रहे आप मुसलमानों के पास काबिलियत नहीं है? गैर मुस्लिमों को बिठाने की क्या वजह है? आपके दूसरे जो रिलीजियस ट्रस्ट है वहाँ पर आप क्लियर लिख दिए कि भाई कोई भी गैर जो है सो वो फलाने रिलीजन का आदमी उसका मेंबर नहीं बन सकता। तो हमारे पास क्यों लेके आ रहे आप? हमारे पास ज़बरदस्ती क्यों घुसड़ रहे? ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 का ये जो है सो वायलेशन नहीं है। हमारे मजहबी चीज़ों में मुदाखलत, हम ये बराबर ज़िम्मेदारी लेना चाहिए कि हमारी गफलत की वजह से ये आज एक्ट पास हो गया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आंध्रा के मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को, जिन्होंने टीडीपी को और जेडीयू को वोट दिया था। उनकी वोटों की ताकत लेके आज वो पार्लियामेंट पहुँच के मुसलमानों के ख़िलाफ़ वोट कर दिए। तमाम टीडीपी और जेडीयू के जितने लीडर हैं उनको इमीडिएट इफ़ेक्ट से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जिस तरह बशीरुद्दीन बाबू खान ने इस्तीफ़ा दिया था जब टीडीपी बीजेपी ज्वाइन करी थी, वैसे ही अभी भी हर मुसलमान को ज़िम्मेदारी लेके प्रोटेस्ट करते हुए, लीगल प्रोटेस्ट करते हुए वापस दे देना चाहिए। और तमाम मुसलमानों को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो प्रोटेस्ट करने का राइट दिया गया है, पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं। आप कभी भी कानून के अंदर काम करना चाहिए, कानून के बाहर काम नहीं करना चाहिए। आपका प्रोटेस्ट क्या है? आप इंडेफिनेट पिटिशंस डालिए। किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इंडेफिनेट डालिए। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुँचे, वहाँ पर प्रोटेस्ट करिए। आप अगर 4 साल और ये बीजेपी की हुकूमत 4 साल का और टर्म बाकी है, अगर इंशाअल्लाह अगर ये 4 साल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रोकने में अगर कामयाब हो गए, सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे को थोड़ा सा जो है सो हमारा दर्द देखते हुए, हमारे जो है सो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन देखते हुए अगर इसके ऊपर स्टे दे दिया, 4 साल गुजर गए, इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो 2029 में ये हुकूमत चले जाएगी और इंशाअल्लाह हम फिर से रीइंस्टीट्यूट कर लेंगे वक्फ एक्ट को। तो बीजेपी के जितने भी जो अज़ाइम हैं मुसलमानों को ज़लील करने के, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको नाकामयाब कर देगा। और नीतीश कुमार याद रखिए, बिहार का इलेक्शन आने वाला है, बिहार के इलेक्शन में मुसलमान कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। इंशाअल्लाह जो आपको तकब्बुर आ गया जिसका चीफ मिनिस्टर रहने का, वो तकब्बुर टूट जाएगा। अल्लाह चाहा तो आप जो है सो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। मुसलमान आज दर्दमंद है। मुसलमान कोई माइनॉरिटी नहीं है, सेकेंड मेजॉरिटी है हिंदुस्तान में। ये हमारे 15 साल पहले जो मरदमशुमारी हुई थी उसके तहत मुसलमान 14% थे। मैं सोचता हूँ कि अगर आज सर्वे किया जाए, आज सेंसस किया जाए तो इंशाअल्लाह 20% से ज़्यादा मुसलमान निकलेंगे। 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर और हुकूमत को ये चाहिए तमाम मुसलमानों को साथ लेके चले, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई काम ना करे। ये जो आप वक्फ में तरमीम लाए, अमेंडमेंट लाए, इससे मुसलमानों के इमोशंस हर्ट हुए। अगर आप सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि इमीडिएट फिर से आप ये पेश करें बिल को पार्लियामेंट में और इसको जो है सो अमेंड करें। प्रेसिडेंट के पास जब ये एसेंट को गया है, आप अपना रिकमेंडेशन दे, वापस ले ले प्रेसिडेंट के पास से। आप लोगों ने देखा होगा बीएनएस जब आया गया सेक्शन 106 में ये लिखा गया था, हिट एंड रन के बारे में लिखा गया था, तो तमाम ड्राइवर्स, लॉरी ड्राइवर्स हड़ताल कर दिए। हुकूमत मजबूर हो गई थी कि 106 को वापस ले ले। आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ 106। क्या मुसलमान ट्रक ड्राइवरों से भी कमज़ोर है? उनकी यूनियन से कमज़ोर हमारी यूनियन है? क्या हमारे मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो सकते? पीसफुल प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट को मजबूर नहीं कर सकते कि बिल वापस लें, इसके ऊपर स्टे आए? मैं अपनी बात ये बोलते हुए ख़त्म करता हूँ। एक शेर है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो आज मुसलमानों को इत्तेहाद दिखाना है, एक होकर ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट को मजबूर करना चाहिए कि गवर्नमेंट इस बिल को वापस ले एक्ट बनने से पहले। और मुसलमानों को जो ऑब्जेक्शन है सेक्शन 107 निकालने से, सेक्शन 14 निकालने से, उसके ऊपर गौर करें, वो री-इंस्टीट्यूट करने के ऊपर गौर करें। ये दो सेक्शन वक्फ बाय यूज़र, सेक्शन 40, सेक्शन 107, सेक्शन 108 को फिर री-इंस्टीट्यूट करे गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट मुसलमानों का भरोसा जीतना चाहती है तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो सेक्शंस को निकाल दिया गया है उसको फिर से री-इंस्टीट्यूट करे। हमारी सभी मुसलमानों से यही गुजारिश है, आप अपना प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट आपका पीसफुल प्रोटेस्ट क्या है? आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन भेजें, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालें, पीसफुल रहिए आप लोग। हमारा हक़ है प्रोटेस्ट करने का, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। जो वक्फ बिल आया है वो मुसलमानों के फेवर में नहीं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ आया है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच के इसके ख़िलाफ़ में अपने मुकदमे दायर करें कि केशव नंदा भारती केस में क्लियर कहा गया है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी चेंज। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं कर सकते। आज ये चेंज करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। तो ये चंद केसें
केस लॉस में बोलते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये गौर करिए, अनवर अली सरकार 1952, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 में ये कहा गया है दैट लॉस मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। कोई भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई भी लॉ ना बनाया जाए। केस लॉ शिरूर मुट केस 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर इन द रिलीजियस अफेयर ऑफ एनी कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी के रिलीजियस अफेयर में गवर्नमेंट मुदाखलत नहीं कर सकती। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26, इसमें भी इसका भी जो है सो वायलेशन हो रहा है। तो हम ये गुजारिश करते हैं, और एक बहुत अच्छा केस लॉ है, ये बोलते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इन अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1968 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अलाउड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन देयर आइडेंटिटी। के अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया है कि माइनॉरिटीज़ जो अक़लियती तबक़े हैं, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अलाउड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द आइडेंटिटी। हमारे को इख्तियार है कि हम अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखें। और हम इसी बात पे केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, सिर्फ एक केस लॉ काफ़ी है ये तमाम बिल को ख़त्म करने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। हम इसी बात पे अपना प्रोटेस्ट बयान ख़त्म करते हैं और तमाम से गुजारिश करते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।